खाली मदर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम गिला और शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बल्कि ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए नंबर 1 ये कि आपको बच्चे की सोच का जो कैनवस है उसको बड़ा करना पड़ेगा। और आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक दौर था जब कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था हमारी सोसाइटी में। जिन लोगों ने कंप्यूटर स्किल्स को समझा, सीखा, आज देखें वो दुनिया में कितना ग्रो कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड डे एंड आदाब। आई एम योर होस्ट मिधत अब्बास और मैं आपको वेलकम करती हूँ जावेद पब्लिशर्स की पॉडकास्ट बातें किताबों की में। जावेद पब्लिशर्स 1985 से तालीमी निसाब में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। उनका मानना है कि मेयारी तालीम का हसूल पाकिस्तानी हर बच्चे का बुनियादी हक है और इसके लिए वो अपने करिकुलम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और अपडेटेड करिकुलम बच्चों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि ना सिर्फ तालीमी बल्कि मामलाती, इखलाकी और जज्बाती तरबियत पे भी बच्चों की फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉडकास्ट बातें किताबों की उसी काविश की एक कड़ी है। बातें किताबों की पॉडकास्ट में हमारे पास बहुत मुअज़्ज़ज़ एजुकेशनिस्ट तशरीफ़ फरमा होंगे और हम उनके साथ एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे मसाइल डिस्कस करेंगे जिनके हल ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि वालिदैन और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और आज का जो हमारा अनवान है वो है गर्मियों की छुट्टियाँ, समर वेकेशंस, रिलैक्सेशन और एंग्जाइटी। गर्मियों की छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों के दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। साथ ही साथ उनको याद आ जाता है नानी का घर, दादी का घर। अब मज़ा आएगा, ना सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ना जल्दी सोना पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ उनके दिल में ये आता है वहाँ वालिदैन के दिमाग में एकदम से परेशानी आ जाती है। उनको लगता है अब ये छुट्टियाँ कैसे गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों का ना कोई सोने का टाइम होगा, ना उठने का टाइम होगा, ना वो घर से दूर जा सकेंगे। और सबसे बड़ी जो कुछ वालिदैन की एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन गर्मियों की छुट्टियों को बच्चों के लिए क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, बच्चों की क्रिएटिव लर्निंग पे या एकेडमिक लर्निंग पे फोकस कैसे किया जा सकता है। आज हमारे पास मौजूद हैं एक यंग एजुकेशनिस्ट इंजीनियर फ़हीम अरशद साहब, जो कि बहुत सालों से एजुकेशन में अपनी खिदमत दे रहे हैं और साथ ही साथ वो राकान ग्रामर स्कूल के CEO भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। क्या आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि मुझे तो पता है कि आपने कितनी खिदमत सरअंजाम दी हैं, बट उनको जानना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जावेद पब्लिशर्स का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को आज के इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। राकान ग्रामर स्कूल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैंने आज से 20 साल पहले एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है कि जिसमें हमने वेस्टर्न कल्चर की बजाय जो हमारा बेसिक इस्लामिक कल्चर है वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट करके स्टूडेंट्स तक पहुँचाई हैं। बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें प्री मैच्योर हैं, हम उसकी मेजॉरिटी पर काम कर रहे हैं। अलबत्ता ये एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है कि हमने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं और कौन सी नहीं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बच्चों को किस अंदाज में इफ़ेक्टिव वे में समर वेकेशंस के अंदर ट्रीट कर सकते हैं एज ए पेरेंट, एज ए टीचर और एज ए ब्रदर, हम ये तमाम बातें आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों की छुट्टियों से मुंसलिक ऐसी कौन सी गलतफहमियाँ हैं जिनके बारे में वालिदैन को इल्म होना बहुत ज़रूरी है? ये हमारा एक टिपिकल अलमिया है कि गर्मियों की छुट्टियों के बारे में हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये दीज आर टोटली वेकेशंस। मतलब ये कि लर्निंग का प्रोसेस स्टॉप है, बुक आपने अपने बैग में रख लेनी है, उसको टच नहीं करना। इसी तरह से आपने बैग पैक करने हैं, नानी, मामी, फुप्पी, दादी, चाची के घर परवाज़ पकड़ लेनी है और उसके बाद जो आपके स्कूल ने और आपके टीचर ने इन 4 to 5 मंथ्स में आप पर एफ़र्ट्स की होती हैं उसको आपने स्पॉइल करने के बाद, वेकेशंस गुजारने के बाद स्कूल्स का रुख करना है। तो ये जो समर वेकेशंस हैं ये बहुत से स्टूडेंट्स को आप सर्वे करवा लें, आप तमाम टीचर्स से पूछ लें, एजुकेशनिस्ट लोगों से पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि 90% स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स के जब समर वेकेशंस गुजार के आते हैं तो उनकी तमाम की तमाम तरबियत अकारत हो चुकी होती है और उनकी तमाम लर्निंग प्रोसेस
समझ लें उसको रिवर्स गियर लग चुका होता है। तो हमें बीइंग एजुकेशनिस्ट इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है कि समर वेकेशंस में भी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। हमें इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है कि वेकेशंस में भी हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए आइडियाज़ अडॉप्ट कर सकते हैं और उन आइडियाज़ की बेस पे हम अपने बच्चों की मेंटोरिंग कर सकते हैं। अलमिया ये भी है कि जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी टिपिकल मदर्स हैं, जो आज के दौर की मदर्स हैं, उनको वेकेशंस एक बर्डन फील होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब ये बच्चे जिनको उन्होंने स्कूल भेजकर एक बहुत बड़ी टेंशन से जान छुड़ा ली थी, अब ये उनके गले पड़ जाएंगे और अब उनको जल्दी भी उठना पड़ेगा। हर टाइम इनकी ची ची चूँ चूँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इनके मोबाइल्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, इनकी स्टडीज़ को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है मदर्स के लिए और वो बड़ी बेदिली से इस समर वेकेशंस को गुजारते हैं, जस्ट ये समझते हुए कि ये कोई बहुत बड़ी आफत उनके गले आन पड़ी है। लेकिन हम आज इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और इसके अंदर छुपे हुए ऐसे पहलू उजागर करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी मदद से हम इन वेकेशंस को फ्रूटफुल बनाएंगे। आज का जो बच्चा है ये 21st सेंचुरी का बच्चा है और इसको अगर आप टिपिकल कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको हरगिज़ अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। आज का बच्चा बुक्स के अलावा दूसरे मोड ऑफ लर्निंग्स को ज़्यादा पॉजिटिवली अडॉप्ट करता है। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे कि हम टिपिकल कन्वेंशनल टीचिंग के अलावा किस तरह से इन समर वेकेशंस को फ्रूटफुल बनाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा फ़हीम साहब। मेरा भी ये मानना है कि खाली मदर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके फादर्स ऑब्वियसली शाम को वापस आते हैं, कुछ अब क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड दौर में हैं, कुछ ऑनलाइन काम भी करते हैं। इसी हवाले से मैं आपसे फिर ये भी पूछना चाहूँगी कि कैसे वालिदैन ये रिलैक्सेशन को और एक प्रोडक्टिविटी को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं? मैम ये एक बिल्कुल वैलिड बात है आपकी। इसमें मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि देखें, जो हमारा बच्चा है उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं। जब तक हम उन नीड्स को पूरा नहीं करेंगे उसके लिए लर्निंग फन नहीं बनेगा। आज का बच्चा जिन चीज़ों को डिमांड करता है, अगर हम उसकी लर्निंग में वही तमाम बातें, वही तमाम एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व कर देंगे तो अल्टीमेटली वो लर्निंग भी करेगा, वो फन भी करेगा। तो उसके लिए हमने उन तमाम मोड्स को अडॉप्ट करना है। मतलब उसमें हम एक सबसे पहले जो करने का काम है, नंबर 1 इज़ प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी काम की फाउंडेशन है। जब तक आप विदाउट प्लान काम करेंगे आपको कभी भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। कभी अच्छा आउटपुट मिल भी सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट आउटपुट हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है और उन तमाम एरियाज को कवर किया जाता है जो स्टूडेंट की नीड है, वाई डोंट वी अप्लाई दैट टाइम टेबल टू अवर होम्स ड्यूरिंग समर वेकेशंस? तो सबसे पहले हमें हमारी मदर्स को और हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों का एक प्रॉपर और इफेक्टिव टाइम टेबल बनाएं, जिसमें इन तमाम एरियाज को कवर किया जाए जो कि बच्चे की नीड है। इसमें आप गेम्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप एकेडमिक लर्निंग ऐड कर सकते हैं, इसमें आप उसकी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें आप उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें आप उसका सोशल टाइम ऐड कर सकते हैं जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मिले जाकर उनके साथ बात करे। इसमें आप उसको वो तमाम चीज़ें प्लान करके दे सकते हैं जो वो चाहता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इसके अंदर ही ऐड की जा सकती है। हम गिला और शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बल्कि ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो व्हाई डोंट यू यूज़ मोबाइल फ़ोन एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग? तो हम इस तमाम हैबिट को डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो ये बात करूँगा कि हमें वेकेशंस के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट जो बच्चों में डेवलप करने की ज़रूरत है वो ये है ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन क्लासरूम में डेवलप नहीं हो सकती, ये आपने बात याद रखनी है। तमाम टीचर्स, तमाम पेरेंट्स इस बात को समझ लें कि क्लासरूम एक बॉक्स है और इस बॉक्स की एक लिमिटेशन है। आप इसको लेंथ इसकी देख लें, लिमिटेड है, इसकी विड्थ आप देख लें, लिमिटेड है, इसमें चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं और उन अवेलेबल थिंग्स में से आप कितना कुछ सिखा सकते हैं ये इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए नंबर 1 ये कि आपको बच्चे की सोच का जो कैनवस है उसको बड़ा करना पड़ेगा और वो कैनवस वसी कहाँ हो सकता है? वो हरगिज़ क्लासरूम में नहीं हो सकता,
वो कहाँ पर उसका कैनवस वसी होगा? वो कैनवस उसका वसी होगा जब वो एक खुले माहौल में जाएगा, ओपन एनवायरनमेंट में जाएगा, वो अपने माहौल से सीखेगा। तो ये है असल लर्निंग। और इसी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो सफ़र करें। उस सफ़र से ये मुराद नहीं है कि आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके कानों में हेडफोन्स हैं और आप ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर जा रहे हैं, और इधर से आपने इस्लामाबाद जाना स्टार्ट किया है, लाहौर से आप निकले हैं और 4 घंटे बाद जब आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो इस दौरान आपकी लर्निंग होगी, आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप इस ट्रैवलिंग को भी सोर्स ऑफ लर्निंग बना सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को इस लर्निंग का पार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए अपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन पर काम करें। पूरी दुनिया में जो तरक्की हुई है, पूरी दुनिया में जो इन्वेंशंस हुई हैं, रूए ज़मीन पर जितनी भी तख्लीकात हुई हैं, उन तमाम की बुनियाद स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी। आप आइजैक न्यूटन की ग्रेविटेशन के कवानीन को देख लें, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देख लें, आप स्टीम इंजन की इन्वेंशन को देख लें। इन तमाम चीज़ों के पीछे आपको महसूस होगा सेब गिरा तो किसी इंसान ने ऑब्जर्व किया। इसी तरह से जब वो चाय बॉयल हो रही थी, उसका जो टॉप लिड था कैटल का, वो उसके अंदर स्टीम की पावर से उसने डगमगाना शुरू कर दिया, तो इंसान के जहन में ये ख्याल आया कि स्टीम में पावर है। तो इसी तरह से हम अपने बच्चों की इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते, हम उनकी थिंकिंग को इन्हांस करने के लिए क्यों काम नहीं करते। आई थिंक कि ये वेकेशन उसके लिए आइडियल टाइम है, क्योंकि रूटीन में एक लिमिटेड टाइम के साथ एक खास रूटीन के अंदर हम बच्चों को बाहर लेकर नहीं जा सकते, इन्वायरमेंट बेस्ड लर्निंग नहीं करवा सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें आउटडोर लर्निंग पे फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग दीज वेकेशन, क्योंकि ये इसका बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा जो हमारा बेसिक इस्लामिक मॉडल है, ये एक मुकम्मल मॉडल है। इसको कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ये है। हमारी बेसिक जो ट्रेनिंग है उसमें अगर हम इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं, उसमें हम कहते हैं कि तौहीद है, और जो बेसिक एक्टिविटी है उसमें नमाज है। नमाज एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग है। नमाज के देखें क्या बेनिफिट है। नंबर 1, जब आप अपने बच्चे को नमाज का आदी बनाते हैं तो उसमें रेगुलरिटी की आदत आती है, वो पंक्चुअल बनता है, उसको 5 वक्त टिकटिकी लगी रहेगी कि मेरी नमाज का टाइम है और मुझे वक्त पर नमाज अदा करनी है। इसके अलावा जब इंसान वज़ू करता है तो देखें उसके अंदर एक क्लीनलीनेस और सफाई और पाकी और पाकीज़गी का ख्याल आता है। आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जबकि साइंस आज हमें ये बता रही है कि आप दिन में कई मरतबा साबुन और साफ पानी से, बार बार ये कोविड के दौरान हमने ये वीडियो सुनी, ये मैसेज सुना, मोबाइल्स के ज़रिए इस पैगाम को नशर किया गया कि बार बार साबुन और साफ पानी से हाथ धोएं ताकि आप बीमारियों से बच सकें। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस बात को हमारे लिए लाजमी कर दिया था कि 5 वक्त नमाज पढ़े। फिर जब एक बच्चा बार बार नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, देखें उसकी एक फिजिकल एक्टिविटी है ये, इसमें उसके जॉइंट्स के एक पूरी एक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसके मसल्स की थेरेपी इन्वॉल्व है, उठता है, बैठता है। तो अल्टीमेटली इससे इंसान की एक मतलब ये कि फिजिकली भी उसको एक तरह से स्ट्रेंथ मिल रही है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी उसको मिलती है, अल्लाह के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और इंसान बहुत कुछ अपनी नमाज की एक्टिविटी से सीखता है। कुरान पढ़ने को आप टाइम टेबल में ऐड कर सकते हैं, नमाज का तो एक फिक्स टाइम टेबल है। इसी तरह से आप कुरान पाक को भी इस एक्टिविटी का हिस्सा बना सकते हैं। बच्चे को कुरान पाक लाजमी उनको पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, और ख़ास तौर पर कुरान पाक के अंदर जो वाक़यात हैं, जो ऐसे इस्लामिक वाक़यात हैं जिसमें हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो बड़े दिलचस्प वाक़यात बयान किए जा सकते हैं। डेली आप कोई ऐसा टाइम उनके साथ मुकर्रर कर सकते हैं। किसी ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी दादी बैठा करती थी और एक दायरा बनाकर हम बैठ जाया करते थे और उनसे कहानी सुना करते थे। तो यही कहानियाँ, यही स्टोरी टेलिंग्स हम आज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद भी अपने टाइम को स्पेयर करना होगा और इस टाइम को अपने बच्चों के लिए वक्त करना होगा। समर वेकेशंस के दौरान आप अपने बच्चों के सोशल बिहेवियर्स पे भी काम कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, सारा दिन वो अपने रिश्तों से दूर रहते हैं
अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, इसी तरह से वो अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, इसी तरह वो अपने बेसिक रिश्ते जिसमें ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनसे वो दूर हो जाते हैं, उनको उनकी वैल्यू कम होती हुई महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई गेस्ट हैं हमारे घर के अंदर जो आज आए हैं और इन्होंने सिर्फ संडे को ही हमसे मुलाकात करनी है। तो हमें सोशल जो बच्चों के रिलेशंस हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन वेकेशंस में काम करना चाहिए और बच्चों को सोशली एक्टिव करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये आपके रिश्ते हैं, ये वैल्यूज़ हैं, उनको मोहब्बत के साथ एक दूसरे के करीब लेके आना चाहिए। मैं तो फ़हीम साहब आपको इतनी देर से सुनती जा रही हूँ, एप्पल तो मेरे सामने बिक रहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा लेकिन आपने बहुत अच्छे पॉइंट हाईलाइट किए कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। और साथ ही साथ आपने कितने अच्छे तरीके से होमवर्क, स्केड्यूल, इस्लाम, दीन, इन सब चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से इकट्ठा कर दिया। आई होप जो पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों पे वो इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। बट अब मेरे दिमाग में वो भी पेरेंट्स हैं, जैसे कि मैं एक पेरेंट हूँ, जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फोकस करते हैं, जो एक्सेसिव टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन वो वर्किंग पेरेंट्स भी हैं। सम फैमिलीज आर लाइक दैट, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें दोनों पेरेंट वर्क करते हैं और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बावजूद एक गिल्ट में जो है वो अपने आप को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं जी कि अच्छा हमने ये नहीं किया, हालांकि कर भी चुके होते हैं। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ कितना बड़ा किरदार अदा करती है बच्चों की तरबियत में, और स्पेशली समर वेकेशंस में जब वो ज़्यादा टाइम भी इकट्ठे स्पेंड कर सकते हैं? एंड एट द सेम टाइम क्या पेरेंट्स को अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए इस चीज़ के लिए? जी मैम, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं इस हवाले से कुछ गुजारिशात पेरेंट्स की खिदमत में हाजिर करना चाहूँगा। तमाम पेरेंट्स को इस चीज़ को अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि आपका असल असासा बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपकी कार नहीं, आपका स्टेटस नहीं, बल्कि आपकी असल कमाई वो बच्चे हैं जो अल्लाह ने आपको अता किए हैं। और इस हवाले से आपको ये बात अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि आपको इस असासे की भी वैसे ही हिफाजत करनी चाहिए जैसी आप अपनी प्रॉपर्टी की करते हैं, जैसी आप अपनी गाड़ी की करते हैं, कार की करते हैं। अपनी कार के हवाले से हम बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमने उसकी केयर करनी है, उस पर कोई स्क्रैच नहीं आने देना, उसको हमने किसी किस्म का कोई डेंट आ जाए तो फौरन हम उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। उस पर किसी किस्म की पेंट की खराबी है तो हम उसको फौरन अच्छे अंदाज में स्पॉइल होने से बचाते हैं। तो व्हाई डोंट वी केयर अबाउट अवर चिल्ड्रन? हमें इस हवाले से भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कुल असासा कहीं खुदा ना खास्ता किसी जगह से स्क्रैच का शिकार तो नहीं हो रहा, हमारा ये कुल असासा कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल स्पॉइल हो रहा हो। हमें इसको चेक करने के लिए कोई ना कोई टाइम तो निकालना पड़ेगा। हम टाइम निकालते हैं, अपनी गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाते हैं, हम टाइम निकालते हैं और अपने बिजनेस को भी लुक आफ्टर करते हैं, हम टाइम निकालते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को भी मेंटेन करते हैं। तो हम यही टाइम क्यों नहीं अपने सबसे कीमती असासे के लिए निकालते जो कि हमारे बच्चे हैं? ये टाइम हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये वक्त नहीं निकालेंगे और अपने बच्चों को अपनी सुपरविजन में नहीं लेंगे तो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गैप आता जाएगा जो वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। आज अगर आप अपने बच्चों की गुड हैबिट्स पे काम नहीं करेंगे तो कल उनकी डेवलप होने वाली बैड हैबिट्स के लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चों पर क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बात की कि काफ़ी कोशिश करने के बावजूद, स्ट्रगल करने के बावजूद, प्लान देने के बावजूद भी उनको उनके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा बाकी ट्रेडिशनल बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ तो नहीं, उसका कोई ना कोई एरिया आपसे यकीनन मिस हो रहा होगा। जैसा कि वो कोई बच्चा है, उसका अगर इंटरेस्ट है आर्ट की एक्टिविटीज़ में, तो सबसे पहले हमें उसका हिडन टैलेंट तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने उसको कौन सा पोटेंशियल दिया है, वो आप उसको आर्टिस्टिक वर्क के ज़रिए उसकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाएं। सेकेंड बात यह है कि जो मदर्स हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड होंगी, उनकी हेल्थ डाउन होगी और वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगी, अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगी, जिस तरह ये ज़रूरी है कि बच्चों का एक टाइम टेबल बनाया जाए, इस तरह ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि हमने किस टाइम पे बच्चों को कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके देनी है, अपने काम किस वक्त करने हैं, किस टाइम पे इनको हमने आउटडोर के लिए लेके जाना है, किस टाइम पे हमने इन बच्चों को अपने साथ इंडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है। और अगर आप इसको प्लान नहीं करेंगे, द मेन थिंग इज वंस अगेन
प्रॉपर प्लानिंग आपकी भी बहुत जरूरी है। जब आप चीजों को अनप्लान्ड करेंगे, वो आपके माइंड में तो चल रही हैं लेकिन आपके बच्चे के माइंड में नहीं चल रही, जिसकी वजह से हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, यकीनन वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चों पर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं नेपोलियन की बात ऐड करना चाहूंगा। उसने यही कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको एक अच्छी और मजबूत कौम दूंगा। तो मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर्स की हेल्थ, बेशक वो फिजिकल हेल्थ है, बेशक वो मेंटल हेल्थ है, वो अगर अच्छी नहीं तो यही एटीट्यूड बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। तो हमें चाहिए, हमारी मदर्स को चाहिए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करें, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा करें, ताकि वो बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकें। आपने कितनी अच्छी बातें की। मुझे कितना अच्छा कनेक्शन समझ आया कि जब तक माँओं की अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चों को रेज नहीं कर पाएंगे। और ये कनेक्टिविटी के बच्चे ही जब उनकी कुल दुनिया, जब वो सब कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उस तरीके से क्यों ना करें जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या वालिदैन को अपने आप को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी क्या किरदार अदा कर सकती है बच्चों की तरबियत में? जी बिल्कुल, आज का जो दौर है इसके बारे में हम यही समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक दौर था जब कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था हमारी सोसाइटी में। जिन लोगों ने कंप्यूटर स्किल्स को समझा, सीखा, आज देखें वो दुनिया में कितना ग्रो कर चुके हैं। और जो आने वाले 4-5 साल हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और सीखने के अंदाज, सिखाने के अंदाज, इवन लाइफस्टाइल्स बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तो मॉडर्न एज की रिक्वायरमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा जाए, उनको अडॉप्ट किया जाए, और अपने बच्चों को भी उसके साथ इक्विप किया जाए। अगर आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करेंगे तो ये आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं, बल्कि ये आपके प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करने का बायस बनेगा। बहुत से पेरेंट्स ये शिकवा करते हैं हमारे बच्चे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन करते हैं, इनका तो मोबाइल फोन बंद कर देना चाहिए, इनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर देना चाहिए। ऐसा करना हो सकता है आपके बच्चे के लिए ज्यादा हार्मफुल हो। तो इसलिए ऐसा करने से भी अवॉइड करें कि उसका बहुत ज्यादा यूज आप मोबाइल फोन का करवा रहे हैं, और ऐसा करने से भी अवॉइड करें कि बिल्कुल ही आप उसको कट ऑफ कर दें। इसके लिए एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको बिटवीन 0 एंड एक्सट्रीम। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग अवेलेबल है। जैसे हम बात करते हैं जावेद पब्लिशर्स की, तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेंट अवेलेबल है, वो आप पब्लिक करें, और उससे हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए। डिजिटल बुक्स मुकम्मल मौजूद हैं, गेम्स मौजूद हैं, डिजिटल कंटेंट इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है कि जिससे हम अपने 2 साल के बच्चे को भी अगर आप इस कंटेंट पर लगा दें तो वो कुछ ना कुछ गेन करना स्टार्ट कर देगा। इस हवाले से इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तमाम चीज़ें इस वक्त इवॉल्व हो रही हैं। आप फेसबुक को देख लें, एआई बेस्ड हो रहा है, व्हाट्सएप को देख लें, एआई बेस्ड हो रहा है। इसी तरह से आप गूगल पे रिसर्च करें, एआई बेस्ड बेशुमार चैनल्स और वेबसाइट्स मौजूद हैं। चैट जीपीटी को आप देख लें, चैट जीपीटी कंटेंट डेवलप करने के लिए कितना आसान सोर्स ऑफ लर्निंग है। आप अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, उनको टाइम सेट करके दें, उनको ये रिसोर्सेज अवेल करके दें। अगर आपके पास इंटरनेट का इशू है, आप उनको ये बना कर दें। लेकिन इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मॉनिटर नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्पॉइल हो जाए। तो चेक लगाना पड़ेगा आपको इस चीज़ पर कि आपका बच्चा कौन सा कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देख रहा है। और इस हवाले से हमारी मदर्स, हमारे फादर्स, हमारे पेरेंट्स, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हम बच्चों की लर्निंग के ऊपर और बच्चों की स्किल्स को अपडेट करने पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको चाहिए कि अपनी स्किल्स पर भी काम करें। आने वाला दौर जिन चीज़ों को बेस कर रहा है और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपसे कर रहा है, आपको खुद अपनी स्किल्स को भी उसके मुताबिक एडजस्ट करने की ज़रूरत है। खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों को अपना लर्निंग पार्टनर बनाएं, अपनी स्किल्स को भी ग्रो करवाएं, अपने बच्चों की स्किल्स को भी ग्रो करवाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वेबसाइट्स बेशुमार अवेलेबल हैं, गेम्स बेशुमार डिजिटल अवेलेबल हैं, बुक्स बेशुमार अवेलेबल हैं, उनको खुद भी रीड करें और उसके साथ साथ अपने बच्चों को उसके अंदर एंगेज करें। सो मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि आप मैनेजर हैं अपने बच्चे के। इन 3 महीनों में यू आर द मैनेजर ऑफ योर चाइल्ड, और आपको इसके अंदर अपने बच्चे की मुकम्मल रूटीन को ना सिर्फ ये कि मैनेज करना है, बल्कि इफेक्टिव वे में मैनेज करना है। एक मुकम्मल चार्ट बनाएं, मैप आउट करें अपने बच्चे की नीड्स को, मैप आउट करें उन तमाम चीज़ों को जो आपके बच्चे की लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है,
और मैप आउट करें अपने बच्चे के इंटरेस्ट को भी। आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो भी उस टाइम टेबल के अंदर बाकायदा एड्रेस होना चाहिए। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को मैप आउट करने के बाद टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा इन समर वेकेशंस में स्पॉइल हो। थैंक यू सो मच फ़हीम साहब। मैं तो आज ही जाने लगी हूँ, आज ही जाके मैं अपनी बेटी का एक चार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी को आर्ट्स बड़ा पसंद है। सो मुझे अब आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि मैं ऐसा करूँगी कि सुबह से लेके नमाज भी, सुबह जल्दी उठना भी, थोड़ा टाइम रिलेटिव्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, फिर थोड़ा टाइम मेरे साथ, फिर अपने फादर के साथ, फिर सिबलिंग्स के साथ, थोड़ा खेलना भी, थोड़ा आउटडोर गेम भी। आपने मुझे तो एक वंडरफुल की दे दी है। मेरा तो स्ट्रेस जी दूर हो गया इन छुट्टियों के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इंसाइट दी, इतने अच्छे सोल्यूशंस दिए, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स दी। सो प्लीज़ आप सब अपना वो चार्ट बनाना मत भूलिएगा, और उस चार्ट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपकी मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना मत भूलिएगा, लेकिन मॉनिटर्ड टेक्नोलॉजी। सो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको फिर मिलूंगी एक नए उन्वान और एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नए एजुकेशनिस्ट के साथ, जो आपकी उन इश्यूज़ में हेल्प कर सकेंगे जो आपको समर वेकेशंस के अलावा भी आते हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।